जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का अगला पार्ट, जो कि पार्ट 12 होगा। इससे पहले हम 11 पार्ट स्टैटिक जीके के पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़े वो जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आज के पार्ट में हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा जो है उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में, या सिक्किम या मणिपुर में है। तो कहां पे है। तो बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में और दर्रों की बात कर लेते हैं। डिफू दर्रा जो है, कौन सा, डिफू दर्रा, ये भी जो कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। और दूसरे दर्रे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा दर्रा जो है पांगसाई दर्रा कहां है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसाई दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और एक दर्रा और है यांग याप दर्रा, कौन सा है, यांग याप दर्रा, ये भी कहां है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सभी दर्रे कहाँ हैं, तो ये सभी दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा, डिफू दर्रा, पांगसाई दर्रा, यांग याप दर्रा, सभी कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपु लेख दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ हैं, तो ये सभी दर्रे जो है उत्तराखंड में हैं। और सिक्किम की बात कर लेते हैं। तो सिक्किम में जो है, सिक्किम में नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा है। और सिक्किम में कौन सा दर्रा है, तो और सिक्किम में जो है जेलेपला दर्रा है। कौन सा है, जेलेपला दर्रा के नाम से जाना जाता है, ये दर्रा है। और मणिपुर की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर में जो है तुजु दर्रा है। कौन सा दर्रा है, तो मणिपुर में तुजु दर्रा है। कौन सा दर्रा है, तो मणिपुर में तुजु दर्रा है। ठीक है, कौन सा दर्रा है, तो तुजु दर्रा है। और बोमडिला दर्रा की बात कर लेते हैं। तो बोमडिला दर्रा जो है, बोमडिला दर्रा को हम लोग इधर लाते हैं। तो बोमडिला दर्रा जो है, तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। और जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1962 में, तो इसको बंद कर दिया गया था। जब चीन ने आक्रमण किया था तो इसको बंद कर दिया गया था। जब चीन ने आक्रमण किया था ना, तो इसको बंद कर दिया गया था और फिर बाद में खोला गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के दर्रे। भारत में कुछ दर्रे दिए हुए हैं, यहां में बात करते हैं। जैसे थालघाट दर्रा, ये कहां है। और बात कर लें तो थालघाट दर्रा के बाद भोरघाट दर्रा, ये कहां है।
और आगे चलें तो फिर पाल घाट दर्रा है एक, पाल घाट दर्रा ये कहाँ है, और सिलकोटदा दर्रा, सिलकोटा कोटा दर्रा ये कहाँ है। और बात कर लेते हैं जैसे हल्दी घाटी दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा ये कहां पर है। एक और दर्रा लिख लेते हैं जैसे असीरगढ़ दर्रा, असीरगढ़ दर्रा ये कहाँ है। तो ये सभी हम लोगों को बताने हैं। आइए हम लोग बारी बारी से बात कर लेते हैं कि ये सभी दर्रे कहाँ कहाँ हैं। तो थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा ये दोनों कहाँ हैं। तो ये दोनों जो महाराष्ट्र में हैं। ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। पाल घाट दर्रा और सिलकोटा दर्रा जो ये केरल में है। ये दोनों कहाँ हैं, तो ये दोनों केरल में हैं। और बात कर लेते हैं कि हल्दी घाटी दर्रा तो ये राजस्थान में है। कहाँ है हल्दी घाटी दर्रा, तो राजस्थान में है। और असीरगढ़ दर्रा जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वियतनाम की मुद्रा का नाम, वियतनाम की मुद्रा का नाम बताना है। वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है। डाग है, बहत है, न्यू शेकेल है या वान है। तो वियतनाम की मुद्रा जो है वो डाक है। और इसकी राजधानी की बात करें तो वियतनाम की राजधानी जो है वो क्या है, तो वो हनोई है। कहाँ है, वियतनाम की राजधानी जो है कहाँ है, हनोई है। और बात कर लेते हैं बहत की, तो बहत जो है, बहत कहाँ की मुद्रा है, तो बहत थाईलैंड की है। कहाँ की है, थाईलैंड की है। बहत थाईलैंड की मुद्रा है। न्यू शेकेल ये इजराइल की मुद्रा है। न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। और उत्तर वान बात कर लेते हैं तो ये वान जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। कौन कौन, वान जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों जगह की मुद्रा है। और कुछ जैसे मुद्राएं देख लेते हैं, जैसे न्यू वेल्टन की बात कर लें। न्यू वेल्ट्रम ये कहाँ की मुद्रा है। रिंग रिट कहाँ की मुद्रा है। और बात कर लेते हैं तो लीरा की मुद्रा ये कहाँ की है। पेसो कहाँ की मुद्रा है। येन कहाँ की मुद्रा है। एन कहाँ की मुद्रा है। दिरहम कहाँ की है। दिरहम कहाँ की है। ये सभी मुद्राएं हम लोगों को बतानी है कि ये सभी कहाँ कहाँ की मुद्राएं हैं। तो आइए बात करते हैं। न्यू वेल्टम जो भूटान की है। कहाँ की मुद्रा है, तो ये भूटान की मुद्रा है। रिंग रिट मुद्रा कहाँ की है, तो मलेशिया की है। कहाँ की है, मलेशिया की है। लीरा मुद्रा कहाँ की है, तो तुर्की की है। कहाँ की है, तुर्की की है।
पेसो कहाँ की है? तो पेसो जो है, पेसो फिलीपींस की है। कहां की है? फिलीपींस की मुद्रा है पेसो, फिलीपींस की मुद्रा है। एन जो है ये जापान की मुद्रा है। कहां की है? जापान की है। दिरहम जो है ये यूएई की मुद्रा है, यूएई की मुद्रा है। कहां की है? यूएई की मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है मधुमक्खी पालन दिया हुआ, कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है या किसके अंतर्गत आता है, ये बताना है। मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत आता है? तो विटीकल्चर, ओलेरीकल्चर, एपीकल्चर या पिसीकल्चर, ये किसके अंतर्गत आता है? तो मधुमक्खी पालन जो होता है ये एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। विटीकल्चर की यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, तो विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती के लिए होता है। क्या होता है विटीकल्चर के अंतर्गत? अंगूर की खेती। क्या होता है? अंगूर की खेती के अंतर्गत आता है। और ओलेरीकल्चर की बात करते हैं, सब्जियों का उत्पादन होता है। सब्जियों का उत्पादन होता है इसके अंतर्गत। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन देख ही लिया आप लोग। पीसी कल्चर की बात कर लेते तो मछली पालन होता है। मछली पालन किया जाता है पीसी कल्चर के अंतर्गत। और कुछ हैं, कुछ कल्चर है जिनके बारे में लोग बात कर लेते हैं, जैसे सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? सेरीकल्चर। और बात कर लेते हैं मोरिक कल्चर। क्या है? मोरिकल्चर। कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? ओलिवी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? पोमी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? पोमी कल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो ये हम लोगों को बताना है। देखिए सिल्वी कल्चर जो होता है ये वनों का संरक्षण होता है। वनों का संरक्षण होता है सीवी कल्चर के अंतर्गत। सेरीकल्चर की बात करें तो इसमें रेशम का उत्पादन होता है, रेशम उत्पादन में होता है। मोरिकल्चर की बात कर लेते हैं तो शहतूत की खेती की जाती है। शहतूत कृषि भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शहतूत कृषि भी लिख सकते हैं। और ओलिवी कल्चर की बात कर लेते हैं तो ओलिवी कल्चर के अंतर्गत जैतून की खेती की जाती है। जैतून की खेती या कृषि कह सकते हैं। और बात कर लेते हैं फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन होता है। फूलों के उत्पादन से संबंधित है। पोमीकल्चर की बात कर लेते हैं तो ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। पोमीकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है,
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए बात कर लेते हैं प्रमुख कृषि विधियां। जो कृषि विधियां हैं जैसे हाइड्रोपोनिक्स, यहां पे बात कर लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। और बात कर लेते हैं एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। पोमीकल्चर हम बता ही दिए हैं पीछे। आगे बात करते हैं वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है ये बताना है। और जो है आर्बरी कल्चर की बात कर लेते हैं। एक आर्बरी कल्चर, तो आर्बरी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है ये बताना है। तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं। तो जल में पौधों का उत्पादन संबंधित है। किसमें, जल में पौधों का उत्पादन संबंधित है। और हवा में पौधा जो है एरोपोनिक्स होता है। क्या होता है, हवा में पौधा जो है किससे संबंधित है, एरोपोनिक्स से संबंधित है। वर्मी कल्चर की बात कर लेते हैं। तो वर्मी कल्चर जो केचुआ उत्पादन से संबंधित है। केचुआ उत्पादन से संबंधित है। और आर्बरी कल्चर की बात करें तो झाड़ियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, झाड़ियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्य नहीं है। कौन सा कार्य है जो नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो बैंकों का बैंक, या साख नियंत्रण, या करेंसी नोट निर्गमन, या बजट। कौन सा कार्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। बजट निर्माण लिख सकते हैं यहां पे। तो बजट निर्माण कौन सा कार्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, तो ये बताना है। तो ये यही हो जाएगा कि बजट निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का बजट निर्माण किसका कार्य है, तो बजट निर्माण जो है वित्त मंत्रालय का है। किसका है, बजट निर्माण। बजट निर्माण की बात कर लें तो ये किसका कार्य है, ये वित्त मंत्रालय का है। किसका है, वित्त मंत्रालय का है। और बजट का उल्लेख कहां किया गया है, तो ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 112 में किया गया। कहां किया गया, अनुच्छेद 112 में किया गया है। यहां पर बात करते हैं प्रथम बजट कब पेश की गई थी, तो प्रथम बजट जो थी ये 1860 में पेश की गई थी। कब, 1860 में। और किसके द्वारा पेश की गई थी, तो किसके द्वारा पेश की गई थी, जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, चलिए। और तो कुछ है ही नहीं। आरबीआई की स्थापना जो 1934 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1934 में। और इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय जो है ये कहां है, तो मुंबई में है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहां है, मुंबई में है।
मुख्यालय मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से शुरू होता है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष कब से शुरू होता है? तो 1 जुलाई, कब से? 1 जुलाई, 1 जुलाई से 30 जून। कब तक? 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। उस समय जो गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख थे। और ये कब से कब थे? तो 1943 से 1949 तक थे। कब तक थे? 1943 से 1949 तक थे। 1943 से 1949 तक थे। और आरबीआई में कितने उप गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं। कितने उप गवर्नर होते हैं? तो 4 उप गवर्नर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, विधि के समक्ष समता क्या है? विधि के समक्ष समता या समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में, 16 में, 14 में या 18 में? तो विधि के समक्ष समता का जो क्या है उल्लेख है वो अनुच्छेद 14 में किया गया है। कहां से किया गया? अनुच्छेद 14 में। और विधि के समक्ष समता की बात करें तो कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं। तो धर्म, लिंग, जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के स्थान पे सामाजिक भेदभाव बताया गया। क्या बताया गया है? सामाजिक भेदभाव नहीं करना है। उसका उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन में समता बताता है। क्या बताता है? लोक नियोजन में समता बताता है। अनुच्छेद 14 देख ही लिया आप लोग को, विधि के समक्ष समता बताता है। 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत है। इसमें उपाधियों का अंत है। यानी कि जैसे सेना और अध्यापक यानी शिक्षक को छोड़ के और सभी उपाधियां खत्म की जाती हैं। कोई अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कहां से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता की बात कर लें अगर यहीं पे, तो विधि के समक्ष समता अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, तो वो कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं कि विधियों का समान संरक्षण। तो आगे क्या है? विधियों का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका, यानी यूएसए भी कहते हैं, अमेरिका से लिया गया है। और बात कर लें एक और,
तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदन के रूप में होना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए उसके अनुमोदन के रूप में कितने व्यक्तियों का होना अनिवार्य है? तो जो 50 व्यक्ति उसके नाम का अनुमोदन करेंगे और 50 व्यक्ति प्रस्तावक होंगे। क्या होंगे? 50 व्यक्ति प्रस्तावक होंगे। क्या होंगे? 50 व्यक्ति प्रस्तावक होंगे। ठीक है। अगर 20 व्यक्ति की बात करें तो ये 20 व्यक्ति कहां आएंगे? तो 20 व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में आएंगे। कहां आएंगे? उपराष्ट्रपति के चुनाव में आ जाएंगे। कितने? 20। और 50 कहां आ जाएंगे? ये 50 जो है आ जाएंगे, 50 कहां आ जाएंगे? तो 50 जो है आ जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। और बात कर लेते हैं यहां पे कि राष्ट्रपति के महाभियोग कहां से लिया गया है? तो महाभियोग की बात कर लेते हैं। तो महाभियोग जो है सबसे पहले तो ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और ये कहां से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है, जो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे आर्टिकल लिख देता हूं। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? और फिर आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है? 53। आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? और बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है? और बात कर लेते हैं आगे तो आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है? किसमें? आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है? और आगे बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 57 में क्या बताया गया है? ये सभी अनुच्छेद किससे रिलेटेड हैं? तो राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। और आर्टिकल 57 हो गया। आर्टिकल 58 में क्या बताया गया है? और बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 59 में क्या बताया गया है? ये सभी बताना है। और आ जाते हैं इधर तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? और अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? और बात कर लेते हैं और आगे राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है? 143 में क्या बताया गया है? और बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 123 में क्या बताया गया? ये सभी अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो इसमें क्या क्या बताया गया ये बताना है। तो आर्टिकल 52 की बात कर रहे तो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 की बात कर लें तो ये बताता है कि कार्यपालिका के बारे में बताता है। क्या बताता है? कार्यपालिका के बारे में बताता है, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित कार्यपालिका का मुख्य क्या होगा? राष्ट्रपति होगा।
और 54 की बात कर लेते तो निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन आएंगे, राष्ट्र निर्वाचन की रीति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति के बारे में बताता है कौन, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 56 की बात कर लें तो कार्यकाल बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। 57 की बात कर लेते तो ये बताता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होगा कि नहीं होगा, पुनर्निर्वाचन होगा कि नहीं होगा। और बात कर लेते हैं 58 में योग्यता दिया गया है, 58 में योग्यता दिया गया है। 59 की बात कर लेते तो इसके लिए शर्तें दी गई हैं। ये सभी जो है अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित हैं। 60 की बात कर लेते तो 60 में शपथ है, शपथ है किसकी, राष्ट्रपति की। 61 में बात करें तो 61 में महाभियोग है, महाभियोग है, महाभियोग के बारे में बताया गया है। 143 में बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श है, परामर्श दिया गया है। 123 में बात करें तो अध्यादेश है, अध्यादेश है, क्या है, अध्यादेश है। और यहीं पे आर्टिकल 72 की बात कर लें, क्या है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो क्षमादान की शक्ति दी गई है, क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, ये सभी अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, तो ये सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं और अनिवार्य हैं, याद करना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पदार्थ किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो किसी भी द्रव में नहीं घुलता, ये बताना है। तो लोहा, हीरा, सोना या चांदी, तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है नहीं घुलता है। और हीरा के बारे में बात कर लेते हैं तो हीरा जो है, हीरा के बारे में, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, और क्या है, तो हीरा जो है कार्बन का अपर रूप कहलाता है, या है कार्बन का अपर रूप कहलाता है। और हीरा के बारे में क्या है, तो हीरा जो है अम्ल, क्या होता है, हीरा चमकता और आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। हीरा जो क्या करता है, हीरा चमकता है, और चमकने से मतलब मेन उद्देश्य ये जो क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं चांदी के बारे में। बात कर लेते हैं, चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होती है, यानी विद्युत का
सर्वोत्तम चालक होती है। क्या होता है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक ये कितना होता है ये बताना है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.417 होता है। कितना होता है? 2.417 होता है। और बोल्ट किसे कहते हैं? बोल्ट की बात करता है तो बोल्ट जो है काले रंग का हीरा होता है। क्या होता है? बोल्ट काले रंग का हीरा होता है। क्या होता है? काले रंग का हीरा होता है। क्या होता है? काले रंग का हीरा। ठीक है, इसे क्या किया जाता है? शीशा काटा जाता है। क्या किया जाता है? शीशा काटा जाता है। शीशा काटा जाता है। काला शीशा की बात कर लें तो काला शीशा किसे कहते हैं? तो ये जो है ग्रेफाइट को कहते हैं। किसे कहते हैं? काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक नहीं है ये बताना है। तो कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीथीन या पॉलीस्टाइरीन या बेकेलाइट कौन नहीं है? तो ये जो है बेकेलाइट जो है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ये क्या है? मेलामाइन है। मेलामाइन है। और इसे और क्या करते हैं? स्विच, जैसे स्विच, टीवी, रेडियो फ्रेम वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बेकेलाइट का। ठीक है, और इसका कुछ विशेष नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि नॉन स्टिक बर्तन किसे कहते हैं? तो नॉन स्टिक बर्तन किसे कहते हैं? तो टेफ्लॉन का बना होता है। टेफ्लॉन का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? नॉन स्टिक बर्तन कहते हैं। और आइसोप्रीन क्या है? तो आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर है। क्या है? आइसोप्रीन जो है ये प्राकृतिक क्या है? रबर है। प्राकृतिक रबर या रबर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम वसा का पाचन करता है? यानी वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम काम करता है ये बताना है। तो इरोप्सिन, सुक्रोज, लाइपेज या लैक्टोज। तो वसा के पाचन में कौन काम करता है? तो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। वसा को तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? वसा को तोड़ने का कार्य करता है। कौन? लाइपेज। इरोप्सिन की बात कर लेते हैं तो ये प्रोटीन पाचन में होता है, काम करता है प्रोटीन पाचन में। सुक्रोज की बात कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। लैक्टोज की बात कर ले तो ये भी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसको पचाता है? ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ठीक है, और यहां पे बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, हो तो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम
तो जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो पेप्सिन और रेनिन होता है। कौन सा होता है? पेप्सिन और रेनिन। ये क्या होता है? एंजाइम होता है जो कहां पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? तो जो प्रोटीन पाचन का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन पाचन का काम करता है। प्रोटीन पाचन का कार्य करता है। मानव लीवर का वजन कितना होता है? तो मानव लीवर का वजन जो होता है ये लगभग 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है। कितने? 2 kg के बीच होता है। 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है। मानव लीवर की बात कर लेते हैं तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और बात कर लेते हैं कि पित्त रस का उत्पादन भी करता है। कौन? लीवर, जिसे यकृत कहते हैं। तो पित्त रस का उत्पादन भी करता है। पित्त रस का उत्पादन भी करता है। और क्या करता है? लाइकोजेन का संचयन करता है। क्या करता है? लाइकोजेन का संचयन करता है। लाइकोजेन का संचयन करता है। और आगे चलते हैं तो हिपैरिन का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? हिपैरिन का उत्पादन करता है। कौन? लीवर यानी यकृत उत्पादन करता है। कौन? लीवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हम लोगों का प्रश्न संख्या 10 है। 10 में दिया है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई? तो ये 1945, 1960, 1926, 1961। तो ये कब की गई थी? तो ये 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। 1926 की बात कर ले तो इसमें राष्ट्रमंडल खेल का उत्पादन, जो राष्ट्रमंडल खेल होता है उसकी स्थापना की गई थी। कब? 1926 में राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना की गई थी। कहां की गई थी? तो ये लंदन में की गई थी। कहां की गई थी? लंदन में करी गई थी। और 1960 की बात करें तो ओपेक की स्थापना की गई थी। किसकी? ओपेक की स्थापना की गई थी। और ये कहां की गई थी? तो ये जो वियना में की गई थी। कहां की गई थी? वियना में करी गई थी। और 1945 में आ जाते हैं तो 1945 की बात कर लेते हैं। तो 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। और ये कहां की गई थी? तो न्यूयॉर्क में करी गई थी। न्यूयॉर्क में की गई थी। और यूनेस्को की भी स्थापना 1945 में की गई थी। यूनेस्को की स्थापना कहां की गई थी? तो ये पेरिस में की गई थी। कहां की गई थी? तो ये पेरिस में की गई थी। और इसी से लेके बात कर लेते हैं इधर। तो और जो है
FAU की बात की गई थी, तो ये कहाँ की गई थी स्थापना इसकी, तो ये रोम में की गई थी। कहाँ की गई थी? रोम में। और बात कर लेते हैं तो IMF की स्थापना भी की गई थी, तो ये कहाँ की गई थी? वाशिंगटन DC में। कहाँ की गई थी? वाशिंगटन DC में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना की गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो है इसका मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ है मुख्यालय? जो है कहाँ है? तो ये काठमांडू में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 9 जनवरी, 4 फरवरी या 21 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी यानी MG वापस आए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, वापस आए थे। और जनवरी में बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है कहाँ स्थित है ये बताना है हम लोगों को। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर वृंदावन, दिल्ली, अजमेर या मथुरा। तो कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। लक्ष्मी नारायण मंदिर के निर्माण की बात कर लें तो निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण जो करवाया गया था ये करवाया गया था 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। और निर्माणकर्ता कौन थे? और बात कर लें निर्माणकर्ता कौन थे? तो निर्माणकर्ता जो थे वो बिरला थे। बिरला मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन थे? बिरला थे। और ये मंदिर जो है विष्णु और लक्ष्मी जी का है। किसका है? विष्णु और लक्ष्मी जी का है। किसका है? विष्णु और लक्ष्मी जी का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली में एक और मंदिर है अक्षरधाम मंदिर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो कौन बन सकता है ये हम लोगों को बताना है। तो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की बात करें तो यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड न्यायाधीश यानी जज हो वो, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो कौन बन सकता है? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वही बन सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो और जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में की गई थी। और इसका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल ये कितने समय का होता है? तो कार्यकाल जो होता है
ये 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए कि इनको अध्यक्ष बने 1 साल हुआ और इनकी उम्र 70 साल हो गई, तो ये रिटायर यानी हट जाएंगे, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। गुड़गांव में है, हैदराबाद में, नागपुर में, देहरादून में, ये कहाँ है? तो इसका क्या है, कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। कहाँ है? गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में है। और गुड़गांव में क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी गुड़गांव में है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी कहाँ है? ये गुरुग्राम में है। और नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है। नागपुर में जो है राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है। क्या है? शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। और यही भी बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो है स्थापना कब की गई थी? तो जो इसकी स्थापना की गई थी ये की गई थी 1997 में। कब की गई थी? 1997 में की गई थी। कब की गई थी? 1997 में की गई थी। देहरादून की बात कर ले तो देहरादून में जो है क्या है? वन अनुसंधान संस्थान है। क्या है? वन अनुसंधान संस्थान है। और क्या है? भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान है। क्या है? और जो है भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान है। क्या है? भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहीं पे एक बात और कर लेते हैं, जैसे कि वो वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो ये जो है भोपाल में है। कहाँ है? ये कहाँ है? तो ये भोपाल में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित में, पत्रकारिता में, साहित्य में या संगीत में? तो किस में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? ये जो है पत्रकारिता में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। और इसकी बात कर लेते हैं तो ये जो है संगीत
संगीत के लिए 1959 में ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। 1959 में ग्रैमी पुरस्कार क्या दिया गया था? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो था ये वर्ष 1969 में किसे दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। किसे दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। और यहीं पे बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो ये जो की गई थी 1954 में। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। और बात कर लेते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है कब की गई थी? ये की गई थी 1929 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। डेथ ऑफ ए सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डेथ ऑफ अ सिटी किसने लिखी है? तो ये लिखी है अमृता प्रीतम ने। किसने लिखी है? अमृता प्रीतम ने। खुशवंत सिंह की बात करते हैं तो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। और आर के नारायण क्या लिखा है? मालगुडी। क्या लिखा है? मालगुडी डंज नामक किताब लिखा है। क्या लिखा है? मालगुडी डंज नामक बुक लिखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन किस प्रकार का था? तो पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन कैसा था? आध्यात्मिक था, प्राकृतिक था, भौतिक था या सांस्कृतिक था? तो ये कैसा था? ये जो है प्राकृतिक था। कैसा था? प्राकृतिक था। और यहाँ पे पूरा पाषाण काल या पाषाण काल से संबंधित बात कर लेते हैं तो पाषाण काल को कितने काल में बांटा गया है? तो ये जो है 3 कालों में बांटा गया था। कितने काल में बांटा गया है? 3 काल में। उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है? तो क्या है? इनके उपकरण है। क्या है? इनके उपकरण इनकी विशेषता है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे? चलिए आगे देखते हैं। कृषि की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? तो नव पाषाण काल से। किस काल से मानी जाती है? तो नव पाषाण काल से मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रुति किसे कहा गया है? तो श्रुति किसे कहा गया है? वैदिक साहित्य को, उपनिषद साहित्य को, पुराण साहित्य को या बौद्ध साहित्य को? तो श्रुति किसे कहा गया है? तो वैदिक साहित्य को कहा गया है। किसे कहा गया है? वैदिक साहित्य को कहा गया है। और वैदिक साहित्य को जो अपौरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौरुष भी कहा जाता है। और जो है इसी को क्या कहा जाता है? और इसी को जो है संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल कितने काल से कितने काल तक माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल कितने काल से कितने काल तक माना जाता है। तो ये जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहां तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व यानी बीसी लिख सकते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो प्रमुख देवता कौन थे। तो ये इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे, ये प्रमुख देवता थे। वैदिक कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी। तो वैदिक कालीन शासन व्यवस्था जो थी वो पितृसत्तात्मक थी। कैसी थी? सत्तात्मक थी। कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा कि सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहां का सूबेदार था। तो इल्तुतमिश जो है कहां का सूबेदार था? समाना का, बदायूं का, ख्वारिज्म का या बिहार का। तो ये कहां का सूबेदार था? तो ये जो है बिहार का सूबेदार था। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें। फिर ऐसे ही वीडियो लेकर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।